चलिए, गुड मॉर्निंग और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे गर्भ व्याकरण शरीर अध्याय। ठीक है, फोर्थ चैप्टर ऑफ शुश्रूषारी स्थान। गर्भ व्याकरण मैंने आपको पहले बताया था कि व्याकरण व्याकरण नाम से ये यहाँ पे 4 चैप्टर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो गर्भ व्याकरण शरीर अध्याय की जब बारी आती है, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब इम्पोर्टेंट शायद शरीर स्थान का, तो हर एक चैप्टर को आप इम्पोर्टेंट ही लेके चलें, क्योंकि यहाँ से कंफर्मेटरी क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। ठीक है, सुश्रुत शरीर से, चाहे वो गायनी के पार्ट से आके मिले आपको, चाहे वो एना पार्ट पे आके, अगर आप सब्जेक्टिव करेंगे इसको, तो आपको चाहे वो एना वाले क्वेश्चंस में मिले कि आपको लगे कि एनाटॉमी का क्वेश्चन है या फिर गायनी का क्वेश्चन है, तो इन दोनों को मिक्स्ड यहाँ पे हमें सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो गर्भ व्याकरण शरीर अध्याय में सबसे पहले प्राण, श्लोक नंबर 3 में। ठीक है, द्वादश प्राणों का वर्णन किया गया है यहाँ पे। द्वादश मतलब 12। ठीक है, 12 प्राण कौन से हैं? अग्नि सोम वायु, या फिर बात पित्त कफ, मैं इसको ऐसा भी बोलूं। ठीक है, फिर सत्व रज तम। ठीक है, बात पित्त कफ या फिर अग्नि सोम और वायु, सत्व रजतम, पंच इंद्रियाणि भूतात्म इति प्राणः, कि भाई 5 इंद्रियां और भूतात्म। ठीक है, 6 ये, तो हमारे पास ये द्वादश प्राण आ जाते हैं। लेकिन जब हम उत्तर तंत्र को पढ़ते हैं, सुश्रुत के उत्तर तंत्र को, तो उत्तर तंत्र में हमें, लिख लो साइड में, उत्तर तंत्र में एकादश प्राणों का वर्णन हमें मिलता है। उत्तर तंत्र सबसे लास्ट चैप्टर में, 66 चैप्टर में एकादश प्राणों का वर्णन ऐसा दिया है। क्योंकि सुश्रुत का उत्तर तंत्र है, वो किसने पूरित किया है, किसने लिखा है वो? नागार्जुन जी ने। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे एकादश प्राणों का वर्णन किया कि भाई सुश्रुत संहिता में आपको 11 प्राणों का वर्णन मिलता है, 573 द्रव्यों का वर्णन मिलता है, और 1120 या 1120। ठीक है, तो सुश्रुत ने शरीर स्थान में द्वादश प्राणों का वर्णन किया है। द्वादश मतलब 12 प्राण। ठीक है, और जब हम, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके, जब हम उत्तर तंत्र को देखते हैं, 66वें चैप्टर को, 66 चैप्टर को, तो 573 द्रव्यों का वर्णन है और 1120 रोगों का वर्णन है। ठीक है, वहां पे एक ही श्लोक में लिखे रखे हैं तीनों चीजें। फिर आइए आगे, त्वचाओं का वर्णन। त्वचाओं का वर्णन, अगर आपको चरक शरीर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो आपको सारा का सारा याद है कि त्वचाएं चरक ने 6 मानी है, संग्रहकार ने भी 6 मान रखी हैं भाई, 7 किसने मान रखी हैं? आपकी सुश्रुत ने भी, इसने अष्टांग हृदयकार जी ने। ठीक है, तो आइए जरा त्वचाओं का वर्णन पढ़ते हैं। तस्य खलु एवं प्रवृत्तस्य शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य, इसको हाईलाइट करें ना, शुक्र शोणित का जब पाचन होता है, तो जिस तरीके से मलाई जमती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संतानिका, क्षीरस्य संतानिका सप्त त्वचो, जैसे दूध के ऊपर मलाई, संतानिका बोलते हैं मलाई को, बोला जैसे दूध पकता है तो उसके ऊपर मलाई जमती है, तो उसी तरीके से शुक्र शोणित जब पाक होता है तो बच्चे के शरीर के ऊपर त्वचा का निर्माण होता है। ठीक है, तासाम प्रथम अवभासनी नाम या सर्वान वर्णान अवभास्यति, तो पहली का नाम क्या है? अवभासनी, जो सारे वर्णों का अवभाषण करती है, प्रकट करती है। ठीक है, फिर पंचविध छायाम प्रकाश्यति, 5 प्रकार की छाया का प्रकाशन करती है। जो हमने चरक इंद्रिय स्थान में 5 प्रकार की छायाएं पढ़ी है, कौन सी? वो जो महाभूतों के नाम पे थी, जिसमें वायवी छाया जो थी वो कैसी थी? अशुभ थी। ठीक है, जो हमने इन चरक इंद्रिय स्थान में पढ़ी है, वही इन्होंने बोल रखा है। तो पहली त्वचा का नाम क्या है? अभभासनी। ठीक है, और ये क्या करती है? सर्वान वर्णान अभभास्यति, सारे वर्णों का आभासन करती है, साथ में इसके पंचविध छायाम प्रकाशयति, 5 प्रकार की छायाओं का प्रकाशन कर रही है। अब इसका प्रमाण कितना बता रखा है? ब्रीही के समान। ब्रीही अष्टादश भाग प्रमाणा, मतलब 1/, भाई आपका ब्रीही अष्टादश, अष्टादश मतलब 18, 1/18 ब्रीही प्रमाण, इतनी पतली होती है, 1/18। ठीक है, फिर इस पे कौन से रोग होते हैं? सिदम पद्म कंटक अधिष्ठाना, सिदम और पद्म कंटक रोग होते हैं यहाँ पे। तो हाईलाइट कर लेना, आपको क्वेश्चन इससे 3 टाइप से पूछा जाता है। पहला,
भाई क्षीरस्य एव संतानिका, ये वाला किसके लिए बोला गया? शुक्र शोणित प्रपंच मानस्य क्षीरस्य एव संतानिका, ये किसके लिए बोला गया? त्वचाओं के लिए। पहली त्वचा भाई, छाया का प्रकाशन कौन करती है? भाई अपवासिनी। भाई तीसरा नंबर पे कितना प्रमाण है? भाई 1/18 व्रीहि प्रमाण सुश्रुत ने बोला है। कौन से रोग होते हैं इसमें? सिदम और पद्म कंटक। फिर आओ दूसरे नंबर पे, लोहिती। ठीक है, इसको अलोष तवे पर रोमा ऐसे करके याद कर सकते हैं हम। अलोष तवे सीक्वेंस है ये। ठीक है, अलोष मतलब पहले पहले शब्दों को, अ से आभासिनी, लो से लोहितिका, श से श्वेता, तवे, त से ताम्रा, वे से वेदनी, पर साइलेंट है, रोमा, रो से रोहिणी, मा से मासधरा, पर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अलोष तवे पर रोमा। तो अपभासिनी वर्ण का, एक तो भाई हमारा वर्ण का आभासन करती है, छाया का प्रकाशन करती है। ब्रीही प्रमाण कितना? 1/18 ब्रीही प्रमाण। भाई इसका इसके ऊपर रोग कौन से होते हैं? सिद्ध और पद्म कंटक। दूसरी आती है लोहिता। लोहिता क्या है? लोहिता नाम कितना प्रमाण बता रखा है? ब्रीही षोडश भाग, मतलब 1/16 भाग ब्रीही प्रमाण है इसका, 1/16 ब्रीही प्रमाण। और इसके ऊपर रोग कौन से हो रहे हैं? जो रक्त वाले होते हैं, तिल कालक, जो काले काले रंग के है ना, तिल कालक, न्यक्ष, व्यंग, अधिष्ठाना। तो तिल कालक, न्यक्ष, व्यंग, इन सब का रोगों का अधिष्ठान कौन सा वाला है हमारा? भाई हमारी लोहिता। फिर आती है श्वेता। श्वेता कैसी है? प्रमाण कितना? 1/12। देखो, श्वेत तृतीय श्वेता नाम ब्रीही द्वादश भाग प्रमाण, 1/12 भाग प्रमाण इसका बता रखा है। और इस पे कौन से रोग होते हैं? भाई श्वेता है ना, सफेद सफेद रंग के, चर्मदल, अजगल्ली, मशक अधिष्ठाना। ठीक है, तो याद रखना, चर्मदल, अजगल्ली और भाई मशक अधिष्ठान कौन सी है? श्वेता। फिर आती है आगे ताम्रा। ताम्रा पे कितना प्रमाण बता रखा है? ब्रीही अष्ट भाग प्रमाण, 1/8 ब्रीही प्रमाण। ठीक है, अब इसके ऊपर रोग कौन से होते हैं ताम्रा पे? कीकू, की से किलास, कू से कुष्ठ, बिक्कू किस पे होगा? बेदनी पे, ब से बेदनी, ब से बिक्कू, अगली वाली जो आएगी बिक्कू मतलब विसर्प और कुष्ठ अधिष्ठाना। तो किक्कू बिक्कू, तो ताम्रा पे किक्कू रोग होगा, किलास और कुष्ठ। और बेदनी पे कौन सा होगा? बिक्कू, बी से बेदनी, बी से विसर्प और कुष्ठ। देखो जरा, बेदनी बेदनी ब्रीही पंच भाग, 1/5 भाग प्रमाण है इसका। और रोग का अधिष्ठान कौन सा है इस पे? भाई कुष्ठ विसर्प, मैंने बिक्कू करके करा दिया आपको। चले अब आगे आए। फिर आती है रोहिणी। ठीक है, रोहिणी जो है आपकी, वो कितना ब्रीही प्रमाण है? 1 ब्रीही प्रमाण। देखो, षष्ठी रोहिणी नाम ब्रीही प्रमाणा, इतनी मोटी है ये ब्रीही प्रमाण। और इस पे कौन से रोग होते हैं? जो एक पूरा चैप्टर है, ग्रंथि, अपची, अर्बुद और भाई शल्यपद, गलगंड, अधिष्ठाना। तो ये ग्रंथि, अपची, अर्बुद, शल्यपद, गलगंड, ये सारे के सारे रोग किस पे होते हैं? जो निदान स्थान में हम चैप्टर भी पढ़ेंगे एक पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो कौन से वाली होते हैं? ग्रंथि, अपची, अर्बुद वाला। ये आपका ग्रंथि, अपची अपची अर्बुद वाला जो है हमारे कहाँ पे होता है? 6वीं में। फिर सातवीं का नाम, सातवीं का नाम क्या है भाई? सातवीं का नाम बता रखा है उन्होंने, सप्तमी मासदरा, रोमा से, रो से रोहिणी, मां से मासदरा। मासदरा को क्या बोल रखा है इन्होंने? भाई ब्रीही द्वय प्रमाणा, कितना प्रमाण है इसका? 2 ब्रीही प्रमाण। ठीक है, तो 2 ब्रीही प्रमाण है। फिर आगे आओ, भाई आपका क्या बता रखा है? और भाई कौन से रोग? जो एनोरेक्टल सारे डिसऑर्डर, जो भाई आयुर्वेदिक सर्जन जो जिनको ठीक करता है, कौन सा? देखो, अर्श, बगंदर और वितृति। अर्श, बगंदर और वितृति रोग, ये तीनों के तीनों। ठीक है, तो आपको रोहिणी में पता चल गया कि निदान स्थान एक पूरा चैप्टर है और एक शल्यपद अलग से है। मतलब निदान स्थान का पूरा चैप्टर है ग्रंथि, अपची, अर्बुद और गलगंड। उसी के साथ इन्होंने शल्यपद ऐड कर दिया, बस रोहिणी में वो वाले रोग होंगे। फिर भाई आपके किक्कू बिक्कू आपको पता चल गए। भाई चर्मदल, आजगल्ली, मशक, ये किस पे होंगे? श्वेता पे होंगे। ताम्र सॉरी लोहिता पे कौन से होंगे? तिल कालक, न्यक्ष, व्यंग होंगे। सिद्ध पद्म कंटक कहाँ होंगे? सबसे पहली वाली में। ठीक है, अभासनी में। तो हमारे पास ये 7 त्वचाएं आ जाती हैं। ठीक है, यत प्रमाणम निर्दिष्टम तन मासल अवकाशेषु, बोले ये जो प्रमाण बता रखा है ये मासल जगह का है। ठीक है, मासल जगह का ये प्रमाण है। और इसका आगे क्या बता रखा है? ना ललाटे सूक्ष्म अंगुली आदिशु च, कि भाई ये ललाट पे और सूक्ष्म उंगलियां जो हमारी पतली ये जो है उंगलियां, इस जगह का प्रमाण नहीं है त्वचा का। ठीक है, ये किस जगह का है? मांसल पार्ट का। ललाट में भी फैट नहीं होता और यहाँ पे उंगलियों पे भी फैट नहीं होता, तो इन जगहों का प्रमाण ये नहीं है। ठीक है, फिर आगे, यतो वक्ष उतरेशु ब्रीहिमुख
ब्रीहिमुखेन अंगुष्ठो उदर प्रमाणम अवगाढ़म विधेत, कि भाई अब जो ये सारा का सारा जो प्रमाण बता रखा है, ये ब्रीहिमुख अंगूठे की मोटाई के प्रमाण में इसमें गहरा छेदन करते हैं, लेकिन किनको जगहों को छोड़ के, ललाट और उंगलियों को छोड़ के, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ललाट और उंगलियों पे ये प्रमाण त्वचाओं का नहीं है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि त्वचाओं का प्रमाण जो बता रखा है ये कहाँ का है, या फिर कहाँ पे नहीं इसको काउंट करते हैं, ललाट और उंगलियों पे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो साइड में लिख लेना त्वचाओं के भेद। चरक, भेल और अष्टांग संग्रह, 6 भेद माने हैं। सुश्रुत, अष्टांग हृदय और शारंगधर, 7 भेद। सुश्रुत, अष्टांग हृदय और शारंगधर, 7 भेद माने हैं। शारंगधर सातवीं त्वचा, सातवीं जो त्वचा है उसका नाम, जिसको मास्तरा बोला गया, उसको स्थूला नाम से वर्णन किया है। शारंगधर सातवीं त्वचा को स्थूला नाम से वर्णन किया है। और एक और लिख लेना, जिस तरीके से इन्होंने लिखा है क्षीरस्य संतानिका। ठीक है, क्षीरस्य, क्षीरस्य लिखा होगा स है तो सुश्रुत वाला है, अगर लिखा होगा क्षीरात संतानिका इव, अष्टांग हृदय का श्लोक है वो, कि त्वचाओं की उत्पत्ति क्षीरात, शब्दों श्लोकों के शब्द को पढ़ना, क्षीरस्य लिखा है कि क्षीरात लिखा है। अगर क्षीरात है तो लिखा हुआ है तो अष्टांग हृदय का है वो, और क्षीरस्य है स से सुश्रुत का है वो रेफरेंस। ठीक है, क्षीरस्य संतानिका मतलब एक ही है कि जैसे दूध पकता है उसके ऊपर मलाई जमती है, वैसे ही शुक्र शोणित का पाचन। क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसका भी पाचन होके भाई त्वचाओं का निर्माण होता है, शुक्र शोणित का। फिर आइए आगे, पहले 7 त्वचा होगी, अब 7 आगे कलाओं का वर्णन आता है। तो कलाएं क्या है, कला खलु अपि सप्त भवंती धातु आशय अंतर मर्यादा, इसको हाईलाइट कर लेना। धातु आशय अंतर मर्यादा, कलाओं के लिए क्या बोला गया कि धातुओं के आशय के अंदर की ये मर्यादा है। फिर अब 7 कलाओं के बारे में एक अष्टांग हृदय का रेफरेंस लिख लेना। धातु आशय अंतर क्लेदो, धातु आशय अंतर क्लेदो अष्टांग हृदय का रेफरेंस है ये कलाओं के लिए। विपक्वा, स्व स्व ऊष्मण, ऊष्मण नहीं, ऊष्मणा, विसर्ग नहीं है, स्व स्वम ऊष्मणा। फिर आगे नेक्स्ट लाइन, श्लेष्म स्नायु अपराछन्नम, इसको हाईलाइट करना, इतना इंपॉर्टेंट शब्द है ये। श्लेष्म स्नायु अपराछन्नम कला आख्य काष्ठ सारवत, श्लेष्म स्नायु अपराछन्नम कला आख्यम काष्ठ सारवत, हाईलाइट कर लेना, काष्ठ सारवत। जैसे पेड़ को काटते हैं तो हमें अलग अलग लेयर रिंग्स दिखाई देते हैं ना, अलग अलग लेयर्स। ठीक है, बाहर से अंदर कलर चेंज होता जाता है, वैसे ही बोला कलाएं होती हैं काष्ठ सारवत। ये किसने पूरा का पूरा रेफरेंस दे रखा है कि ये क्या है, धातु आशय अंतर क्लेदो, क्लेदो लिखा होगा, अगर धातु आशय अंतर मर्यादा लिखा है तो वो सुश्रुत का रेफरेंस है। ठीक है, धातु आशय अंतर मर्यादा, अगर भाई क्लेदो लिखा है विपक्वा स्व स्व उष्मणाम, तो ये रेफरेंस अष्टांग हृदय का आ जाता है। अष्टांग हृदय ने ऐसा बोला 7 कलाएं होती हैं, वर्णन नहीं कर रखा। क्यों, क्योंकि ना अति संक्षेप बिस्तरो, अगर आप अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के पहले चैप्टर को पढ़ते हो तो उसमें इन्होंने बोल दिया है कि ना अति संक्षेप बिस्तरो, कि भाई जो बाकी जगह पे भाई संक्षेप में दे रखा है भाई उसको तो विस्तार करेंगे ये, लेकिन जो बाकी जगह विस्तारित है उसको संक्षेप रूप में वर्णन करेंगे। अष्टांग हृदय को इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, तो धातु आशय अंतर के लिए तो विपक्वम स्व स्वमुष्मणाम। फिर आइए आगे नेक्स्ट रेफरेंस पे, इन्होंने भी सुश्रुत ने भी काष्ठ सारवत ही मान रखा है, स्नायु अपराबो छन्नम, वो सारा का सारा इन्होंने बता रखा है, पर इनका थोड़ा सा अलग है। देखो 6 7 रेफरेंस पे, यथा ही सारा काष्ठेशु छिद्यमानेशु दृश्यते, कि जैसे बोला हम काष्ठ को काटते हैं तो उसपे हमें अंदर का पार्ट दिखता है, तथा ही धातुर्मास छिन्नम छिद्यमानेशु दृश्यते, उसी तरीके से हाईलाइट करना किसका,
भैया आपका मांस को काटने पर धातुओं का हमें दर्शन होता है, ठीक है। धातु मांसेषु छिद्यमानेषु दृश्येत, ठीक है, कि भाई अगर हम मांस को काटेंगे तो हमें ऐसे ही धातुएं दिखाई देंगी। फिर देखो, स्नायु बीश्च प्रतिशन्ना, स्नायु से ढकी हुई है। संतताश्च जरायुणाम, जरायु से सारी तरफ से घिरी हुई है। इसको गोला कर लेना भाई, स्नायु भीष्म प्रतिशन्ना, बोला स्नायु से तो ढकी हुई है और चारों तरफ से घेरा किसने डाला हुआ है इसके, जरा संतताश्च जरायु नाम। और श्लेष्माणम बेष्टिता, इसको उन्होंने अष्टांग हृदय ने एक ही शब्द में बोल दिया कि श्लेष्म स्नायु अपराछन्नम, कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भाई स्नायु भीष्म प्रतिशन्ना और संतताश्च जरायु नाम, इतना सा रेफरेंस पूछते हैं, बंदे जरायु सोचते हैं, बंदे गर्भ पे जाके टिक मार देते हैं, गलत हो जाता है। जरायु भी गर्भ पे लगेगा, ये रेफरेंस कला के लिए बोला गया है। तो स्नायु बीश्च प्रतिशन्ना, संतताश्च जरायुणाम, श्लेष्माणम बेष्टिता, ठीक है। फिर कला भागांस्तु तान विदु, ठीक है, ये कला होती है। अब कलाएं कितनी होती हैं, 7 ही कलाएं होती हैं, जैसे 7 त्वचाएं हैं। कौन सी हैं 7 कलाएं, MR MS, MR MS PPS, ठीक है। सीक्वेंस है ये, पहली का नाम एम से होगा, दूसरी का आर से, तीसरी का एम से, चौथी का एस से, पांचवी का पी, फिर छेवीं पी, सातवां एस, ठीक है। तो पहली एम से कौन सी है, मासधरा, दूसरी आर से रक्तधरा, फिर मेदोधरा, फिर भाई आपका श्लेषमधरा, फिर पुरुषधरा, फिर पित्तधरा और एंड में शुक्रधरा कला, ठीक है। तो पहली आती है तासाम प्रथमा मासधरा नाम, पहली तो कला का नाम क्या है, मासधरा कला, ठीक है। भाई मासधरा ला अंतिम क्या है, मासदरा अंतिम क्या है, त्वचा का भेद। और पहली हमारी क्या है ये, भाई कला का नाम, ठीक है, MRMS PPS। और अलोस तवे पर रोमा, उसको अलग रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आती है मासदरा, मासदरा के यस्य मास गता नाम, और जिसके अंदर हमें आज भी पता है जो हमारी आर्टरीज होती है वो अंडर किसके चलती है मित्र, मसल्स के अंडर चलती हैं। तो यही इन्होंने लिख रखा है भाई, यस्याम मास गताम शिरा स्नायु धमनी स्रोत स्रोतसाम प्रताना भवंती, बोला यहाँ पे सिरा स्नायु और धमनी के स्रोतों का प्रतान होता है, ठीक है। तो सिरा स्नायु स्रोतस के प्रतान कहाँ पे होता है आपका, पहली मासधरा में। इसका एग्जांपल बता रखा है बिस्मृणाल वाला, हाईलाइट कर लेना। यथा बिस्मृणाली विवर्तन्ते समन्तात, कि जैसे बिस्मृणाल जो है, ठीक है, ये चारों ओर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। भूमो पंख उदक स्थानानी तथा मांस सिरा आद्या, जैसे बिस्मिल जो है सारी जगह फैलते रहते हैं ना, कमल की वो जो डंडले जो है नीचे, जड़ें जो नीचे अंदर अंदर फैलती जा रही है कहीं कहीं, ठीक है। वैसे ही बिस्मिल की तरह ये जो है हमारी सिराएं स्नायु फैलती हैं मांस के अंदर, ठीक है। तो बिस्मिल का एग्जाम्पल कौन सी कला के लिए है, मांस धरा के लिए, ठीक है। काष्ठ सारबत किसके लिए बोला गया, भाई आपकी कुल कलाओं के लिए, ठीक है। मतलब जैसे जिस तरीके से छिद्यमान करते हैं काष्ठ को, तो भाई उसके अलग अलग हमें सार दिखते हैं, उसी तरीके से जैसे हम मांस को छिद करते छेदन करते हैं, तो अलग अलग हमें क्या दिखती हैं बच्चों, अलग अलग हमें धातुएं दिखती हैं, ठीक है, उनको कलाएं बोल दिया गया, ठीक है। आइए जरा अब द्वितीय, द्वितीय का नाम क्या है, MR, आर से रक्तधरा। देखो जरा, द्वितीय रक्तधरा, रक्तधरा क्या है, मांस अभ्यंतरता, कि मांस के अभ्यंतर क्या है, रक्तधरा। अब यहाँ पे क्या है, तस्या शोणितम विशेषस्तु, बोला यहाँ पे शोणित होता है, रक्त होता है, ठीक है, रक्त का फ्लो होता है। सिरासु यकृत प्लीहांश्च भवति, इसको हाईलाइट करना, बोला सिरा और यकृत प्लीहा, सिरा स्नायु और धमनी वो मांस धरा में चल रही हैं, सिरा यकृत प्लीहा ये रक्त धरा में चल रही हैं। फिर आइए आगे, रक्त धरा का एग्जांपल, ये आपका क्षीरी वृक्ष वाला एग्जांपल है इसका, देखो जरा, रेफरेंस नंबर 11, इसको आर बना के याद करना। वृक्ष यथा अभिप्रहत्तात, ठीक है, कि बोला वृक्ष को जैसे हम यथा, जैसे हम उसको प्रतिहात काटते हैं, क्षीरीण क्षीरम आश्रवेत, बोले क्षीर का श्रवण शुरू हो जाता है, वैसे ही अगर हम मांस, सॉरी, इस रक्तधरा कला जैसे कटती है तो रक्त निकलना शुरू होता है। मांसादेव क्षतात क्षिप्रम शोणितम संप्रसीचेत, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना कि जैसे हम मांस को काटते हैं तो उसमें से रक्त निकलना शुरू होता है, ये रक्तधरा कला है। फिर आइए तीसरी, तीसरी का नाम क्या है, MRMS, एम से मेधोधरा कला। अब देखो मेधोधरा कला कहाँ पे है, तृतीय मेधोधरा कला, मेधो ही सर्वभूतानाम,
बोला मेद कहाँ पे है, सर्वभूतानाम उदरस्थ, एक नंबर। मेदोधरा कला की जगह कहां बता रखी है, सारे बंदों के उदर में। और साथ में एक और शब्द है क्या, अणु अस्थिषु, अणु अस्थियों में, छोटी अस्थियों में, फेलेंजिस में, मेटा इन पे, कार्पल्स पे, ठीक है, जो अणु अस्थियां हैं उनके बीच में कौन होती है, मेदोदरा कला। याद रखना, स्थूल अस्थियों में, बड़ी अस्थियों में, जो हमारी फीमर है, चाहे वो हमारी ह्यूमरस है, चाहे वो रेडियस है, चाहे अल्ना है, चाहे टीबिया है, उसमें कौन सी चलती है, उसमें मज्जा होती है। ठीक है, ये यहीं पे लिख रखा है। ठीक है, आगे श्लोक में, च महत्सु च मज्जा, अणु अस्थियों में क्या है दोस्तों, मेदोधरा कला। और भाई आपकी जो महत बड़ी अस्थियां हैं उसमें क्या होता है, मज्जा। तो आपको याद रहना चाहिए मेदोदरा कला कहाँ पे है, दो जगह पे। एक तो उदरस्थ है, पेट पे फैट फैट होता ही है ना, सबसे पहले इंडियन का पेट ही तो होता है, पेयर शेप्ड बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो उदर और अणु अस्थियां, लेकिन महतसु में कौन सा है, मज्जा। फिर आइए आगे, अगली रेफरेंस में हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्थूल अस्थिषु विशेषण मज्जा तू अभ्यंतर आश्रिता, बोलो स्थूल अस्थियों के अंदर विशेष करके अंदर मज्जा भरी होती है, जिसको बोन मैरो भी बोलते हैं, सॉरी। अथ इतरेशु सर्वेशु, बोला बाकी सारी जगह कैसा होता है, सारी अस्थियों में। बोला स्थूल अस्थियों में तो मज्जा होती है। आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्थूल अस्थियों में मज्जा होती है, तो बाकी इतर अस्थियों में क्या होता है, सरक्तमेद। ठीक है, ये लिखा है, अथ इतरेशु सर्वेशु सरक्तमेदम उच्यते, हाईलाइट कर लेना इसको। फिर ये रेफरेंस पूछा गया था कि बसा की परिभाषा या शुद्ध मासस्य स्नेह किसको बोला गया, बसा। ये है शुद्ध मासस्य या स्नेह सा बसा प्रकीर्तिता, कि जो शुद्ध मास का स्नेह है उसको बसा बोलते हैं, जो फैट है हमारे अंदर। ठीक है, तो शुद्ध मासस्य या स्नेह उसको क्या बोला गया है, बसा। ये रेफरेंस पूछा जाएगा, शुद्ध मासस्य या स्नेह, मेद वसा, ऐसे ऐसे करके वसा आंसर लगता है इसका, हाईलाइट कर लेना इसको। ठीक है, तो अब आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ आ गया मेदोधरा कला का। मेदोधरा कला कहाँ पे दोस्तों, उदरस्थ है या फिर अणु अस्थि। अणु अस्थियों में है। महतसु में क्या है, मज्जा। स्थूल अस्थियों के बीच में जिस तरीके से मज्जा रहती है, तो इतर अस्थियों के बीच में या छोटी अस्थियों के बीच में क्या रहता है बच्चे, वो रहता है आपका सरक्तमेद। ठीक है, और शुद्ध मांस के स्नेह को क्या बोलते हैं, वसा। फिर आइए अगली चौथी, जिसका MRMS, एस से है श्लेषम धरा कला। श्लेषम धरा कला क्या है, जो आपकी मेनिस्कस है, जो दो मेनिस्कस भी ना बोलूं मैं, जो भी दो चीजें जुड़ रही हैं। ठीक है, जैसे हमारा पैराइटल और बिसरल ल्यूरल एरिया है, ठीक है, उसके बीच में फ्रिक्शन, उसके बीच में ड्राइनेस ना रहे, वो श्लेषम धरा का काम है। दो चीजों के बीच में एक डिफरेंशिएशन, और वो एक भाई आपसे रब ना हो चीजें, उसमें जो डिफरेंशिएटिंग फैट जो पड़ा होता है, या डिफरेंशिएटिंग लिक्विड जो मिकॉइड सब्सटेंस पड़ा हुआ है, उसको श्लेषम धरा कला बोला गया है। तो इस चौथी कला का नाम क्या है, श्लेषम धरा। कहां पे होती है, सर्व संधिषु प्राणभृताम भवती, हाईलाइट कर लेना, सारी संधियों में मिलती है हमें। और भाई श्लेषम आवृता का एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्रीसिंग का काम है इसका। ठीक है, श्लेषम धरा कला का। तो ये इन्होंने इसका एग्जाम्पल किसका दे रखा है, जो भाई रथ का चक्कर होता है, अक्ष होता है ना, एक्सल होता है ना, एक्सल मतलब जो दो टायरों को जोड़ के रखता है, बीच में जो रथ के पहियों को दो जोड़ के रखता है ना, बीच में शाफ्ट सी होती है। ठीक है, लकड़ी सी ऐसे रखते थे, आपने पता नहीं पुराने देखे हैं कि नहीं, पंजाब में जाओ तो बैल बुल लेके चले होते हैं वो। ठीक है, गड्ढा जिन्हों कहते हैं। ठीक है, तो वो जो एरिया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, श्लेषम धरा कला। तो वो वही एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, स्नेह अव्यक्त यथा ही अक्षय चक्रम साधु प्रवर्तते, संध्या साधु वर्त्यन्ते संश्लिष्टा श्लेषमणा तथा, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, जिस तरीके से अक्ष के ऊपर तेल छोड़ने से गाड़ी का चक्र अच्छी तरीके से घूमता है, उसी तरीके से श्लेष्मा से युक्त संधियां भी अच्छी तरीके से घूमती हैं। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पे आप, भाई PPS, MRMS PPS, पी से पुरुष धरा कला, पी से पित्त धरा कला अगली से, और क्योंकि हमें पता ही ना, षष्ठी पित्त धरा कला जहां पे ग्रहणी रोग होता था, हमने ये ग्रहणी रोग अधिकार में पढ़ भी रखा है कि षष्ठी कला की दिक्कत होती है। ठीक है, और उसके बाद आती है सबसे लास्ट में शुक्र धरा। तो आते हैं जरा पुरुष धरा कला पे। पंचमी पुरुष धरा नाम, कि भाई पांचवी कौन सी है, पुरुष धरा कला, जो स्टूल को होल्ड करती है। या अंतः कोष्ठे मलम अभिविज्यते पक्वाश्यस्था, कि जो
भाई पक्वाशय में रहती हुई अंतः कोष्ठ में जो मल का विभाजन करे, पुरुष धरा कला। ठीक है, जो मल का विभाजन करे। ठीक है, फिर आइए आगे, यकृत समन्तता। ठीक है, यकृत के पास हमें पता ही है ना, असेंडिंग क्लोन हमारी और ट्रांसवर्स क्लोन जो यकृत के आसपास के संबंध रखती है, बोला यकृत समन्तता कोष्ठम च तथा अंतराणी समाश्रित था, कि भाई ये कहां पे रहती है, यकृत के पास, भाई कोष्ठ में रहती है। ठीक है, फिर आगे, उंडूक स्तंभ विभज्यते मलम मल धरा कला, हाईलाइट करना, उंडूक का सीकल रीजन जो है आपका। ठीक है, ये उंडूक जो है आपका, जो हमारा अपेंडिक्स वाला एरिया होता है। ठीक है, सिकल जो जिसका, क्योंकि हमें पता है ये इलियोसिकल वाल्व के बाद, क्योंकि अब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, बाद में तो मलमल आ जाता है बाहर को। देखो इन्होंने कब बोल दिया कि अंडुकस्थ विभजते मलम, अंडुकस्थ जो उस आंत्र का पार्ट है, वहां से ही मलधरा कला या पुरुष धरा कला हम बोलेंगे। तो पुरुष धरा कला का स्थान कहाँ पे है, बोला कि पक्वाशय में होता है, ये मल का विभाजन का कार्य करता है। एक हमें कहानी पता चल गई। और होता किसके है, यकृत समन्तता, अंतः कोष्ठ यकृत के आसपास होता है। फिर भाई कौन सी जगह, उंडूक स्तंभ, जो भाई क्या करता है, ये हमारी मल का विभाजन करने का कार्य करता है। फिर आइए आगे, षष्ठी पित्तधरा कला, सबको पता है षष्ठी पित्तधरा कला, जिसपे ग्रहणी रोग होता है, ग्रहणी रोग अधिकार में हमने पढ़ भी रखा है। तो देखो षष्ठी पित्तधरा या छेमी पित्तधरा है, वो क्या करती है, चतुर्विध अन्नपानम। ठीक है, अन्नपानम आशयात प्रच्युतम पक्वाशय उपस्थितम धार्यति, कि आमाशय से निकल के पक्वाशय की तरफ जाने से पहले जो बीच की जगह है, कहने का मतलब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी इलियम जेजनम, आपकी ड्यूडिनम। ठीक है, इसको पित्त धरा कला नाम दिया गया है। ठीक है, कि क्या बोल रखा है इन्होंने, चतुर्विध अन्नपानम अमाशयात प्रच्युतम, अमाशय से जो प्रच्युत हुआ, निकला अमाशय से, और कहां पहुंच रहा है, जो पक्वाशय उपस्थितम, जो पक्वाशय की तरफ जा रहा है, उसके बीच की स्पेस को क्या बोला गया है, पित्तधरा कला। ठीक है, तो चारों प्रकार के अन्न जो अमाशय से प्रच्युत होते हैं, पक्वाशय में पहुंचते हैं, उसके रुकने का जो स्थान है उसको पित्तधरा कला बोलते हैं। फिर भाई इसमें क्या है, श्लोक नंबर 19 में, अशित खादित पीत लीडम कोष्ठगतम निर्णाम तत् जीरेति यथा कालम शोषितम पित्त तेजसा, कि ये जीर्ण होने का काम कार्य करती है। क्योंकि हमें पता ही है ड्यूडेनम ही जो पार्ट है, जहां पे पैनक्रेटिक जूस भी आके बाइल डक्ट के साथ आके मिलके भाई ड्यूडेनम में आके गिरते हैं। ठीक है, अभी सारे क्या करते हैं, उस फैट का मेटाबॉलिज्म अलग से करेंगे भाई, आपका प्रोटीन का अलग से कर देंगे, ये सारा कुछ करते करते सारा कुछ चीजें जो हैं बाया भाई सर्कुलेशन वो पहुंचाते जाते हैं कहाँ पे, बाया पोर्टल सर्कुलेशन फिर से कहाँ पहुंचा देते हैं वो, भैया हमारे लीवर में, और लीवर फिर कार्डियक, उसमें कार्डियक उठाता है तो सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करता रहता है। ठीक है, तो यही बता रखा है कि अशित खादित पीत लीडम कोष्ठगतम निर्णाम तत् जीर्यति, उनका जीर्ण करने का काम है। क्या, कब, यथा कालम शोषितम पित्त तेज साम, पित्त और तेज, तेज मतलब अग्नि। ठीक है, पित्त यहाँ पे मतलब है आपका बाइल का। ठीक है, मतलब लमसम क्वायरी करके बाइल। ठीक है, और तेजसाम मतलब बाइल तो है ही है हमारा डेंस बाइल जो गॉल ब्लैडर से आता है, साथ में इसके पैनक्रेटिक जूसेस भी हैं। फिर आइए आगे, सप्तमी शुक्रधरा कला। शुक्रधरा कला देखो, नाम शुक्रधरा धरा, शुक्रधरा कला का क्या है, सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी, हाईलाइट कर लेना। शुक्र को ऐसा मत सोच लेना कि टेस्टिकल से है, ये मेल में भी है शुक्र धातु और फीमेल में भी है। तो ये क्या बोल रखा है इन्होंने शब्द, सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी। ठीक है, ये कला है। ठीक है, बोला जिस तरीके से भाई दूध के बीच में घी रहता है, ठीक है, गन्ने के बीच में, गन्ने के रस के बीच में गुड़ रहता है, दिखता है गुड़ ऐसे ढेला दिखता है यूं, जब हम पकान दे तो भाई गुड़ बन ही जाता। ठीक है, उसी तरीके से दूध को जब हम भाई फाड़ते हैं, मलाई मड़ुई इकट्ठी करते हैं, छोड़ दे उसी को, ठीक है, तो उसमें से घी निकलना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से फिर जब पाक पुक करते हैं, ठीक है, मक्खन को निकाल के वो सारा कुछ। ठीक है, यथा प्यांसी सर्पिस्तु गुड़ इक्षु रसे यथा, इस रेफरेंस दोनों मार्क कर लेना। जैसे दूध में घी है, गुड़ में सॉरी इक्षु रस में गुड़ है, शरीरेशु तथा शुक्रम निर्णाम विद्यात, विषय भरा बोला, इंटेलिजेंट लोग उसको ये समझते हैं, उसी तरीके से शरीर में रहता है शुक्र। फिर शुक्र का मार्ग बता दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है कई बार, कि भाई कहां पे है शुक्र,
का मार्ग। बोला द्वय अंगुले, 2 अंगुल बोला कहां पे, दक्षिण पार्श्व में। भाई दक्षिण पार्श्व में, राइट साइड पे बोला है। बस्ती द्वार से च अपि अधः, बस्ती द्वार के जस्ट नीचे, हमें पता ही है वहीं पे होता है। ठीक है। मूत्र स्रोता, स्रोतः पथा शुक्रम पुरुषस्य प्रवर्तते, कि भाई यहां से जो मूत्र स्रोतस पथ है उसमें, लेकिन होता कहां पे है, 2 अंगुल बस्ती के आधा, कौन सी साइड पे, राइट साइड पे, दक्षिण पार्श्व में। ठीक है। वो किसका होता है आपका, भाई शुक्र का बहन जहां से शुरू होता है, और ये फिर कौन से पद से निकलता है, मूत्र पद से ही बाहर निकलता है। ठीक है। तो ये इसको हाईलाइट कर लेना। अब कुछ चीजें आप लिख लेना। श्लेषम धरा कला के सामने शारंगधर, शारंगधर ने भी साथ ही मानी है, शारंगधर श्लेषम धरा कला यकृत और प्लीहा में मानी है। पुरुष धरा कला को आंतर धरा कला बोल रहा है इन्होंने, शारंगधर आंतर धरा कला नाम दिया, पुरुष धरा के सामने लिख देना। पित्तधरा के सामने लिखना, शारंगधर ने इसको अग्निधरा कला बोला है। पुरीश को आंत्रधरा, इसको अग्निधरा कला बोला है। ठीक है। आइए दोस्तों, 23 नंबर रेफरेंस, कि भाई इस शुक्र का प्रादुर्भाव कब होता है। भाई कृत्सन देह आश्रितम शुक्रम, भाई जो सारे शरीर में जो आश्रित है शुक्र, ये कब निकलता है, प्रसन्न मनस तथा स्त्रीषु। ठीक है, कि प्रसन्न मन जब हो जाता है स्त्री से विवाह करते हुए, ठीक है, तो हर्ष से ये उत्पन्न होता है। तो किससे उत्पन्न होता है, हर्ष से प्रादुर्भाव होता है इसका। फिर आइए गर्भवती के आर्तव ना दिखने, कि गर्भवती स्त्री का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गर्भवती का तो आर्तव दर्शन तो होता नहीं है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन तो होगा नहीं उस टाइम पे। तो बोला कि वो मेंस्ट्रुएशन जाता कहाँ है, तो बोला कि वो मेंस्ट्रुएशन जो है वो 2 चीजों की पुष्टि करता है, गर्भवती स्त्री की स्तनों की पुष्टि करता है, और दूसरे नंबर पे भाई गर्भ का पोषण करता है। ये यहीं पे बता रखा है श्लोक में, गर्भ का पोषण मतलब अपरा निर्माण का। 24 नंबर रेफरेंस, गृहत गर्भणाम आर्तवाहनाम स्रोतासाम। ठीक है। वर्तमान अवरुध्यन्ते गर्भेण, तस्मात गृहित गर्भाणाम आर्तव न दृश्यते। बोला कि क्योंकि भी यूट्रस को किसने पकड़ रखा है, गर्भ ने, तो उसका भाई आर्तव नहीं दिखता। ततस अधा प्रतिहत ऊर्ध्व आगता अपरम, कि भाई ये आधा आने वाला आर्तव ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। और किसको करता है, च उपचीयमानम इतरे अभिधीयते, कि बोला अलग अलग चीजों को उपचय करना पड़ता है, किसको, अलग अलग जगहों को, किस किसको, शेषम ऊर्ध्वम आगतम पयोधरा अभिप्रतिपद्यते, तस्मात् गर्भिण्या पीन उन्नत पयोधरा भवंती, की जैसे ही सबको आप देखेंगे तो भाई ब्रेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, क्योंकि उसमें मिल्किंग के लिए वो एरिया बना रहा होता है, शायद कुछ ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि ये नीचे नहीं जाता हुआ ऊपर की ओर आते हुए भाई अपरा का निर्माण कर देता है, और शेष रुका हुआ स्तनों को प्राप्त होकर भाई स्तनों का उपचय कर देता है। फिर आइए भाई, किस किस चीज से गर्भ के कौन कौन से ऑर्गन पैदा होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमारे जो 10 तो नहीं, 7-8 श्लोक जो हैं, इनको एक पेज पे लिख लेना आप घर जाके। ठीक है। पहला, गर्भस्य यकृत प्लीहान, कि गर्भ का जो यकृत प्लीहा ये किससे उत्पन्न होगा, शोणित, जो हमें समझ भी आता है कि यकृत प्लीहा रक्त के साथ साथ संबंध रख रहे हैं, क्योंकि पीछे हमने रक्तधरा कला में भी पढ़ा, शिरासु यकृत प्लीहा। ठीक है। तो यकृत प्लीहा की उत्पत्ति हो रही है रक्त से। ठीक है। अब आओ दूसरे नंबर पे, शोणित फैन, फ से फैन, फ से फुफ्फुस, शोणित के जो झाग है, फैन बोलते हैं झाग को, फ से फैन, फ से फुफ्फुस, कि भाई शोणित फैन से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है। और शोणित किट, किट किसको बोलते हैं, मल को, मल कहाँ था, उंडूक में, तो उसी तरीके से शोणित किट प्रभवा, शोणित के मल भाग से उत्पन्न होता है उंडूक। हाईलाइट कर लेना। तो अब आपको तीनों चीजें पता चल गई। यकृत प्लीहा की उत्पत्ति किससे हो रही है, अकेली रक्त से। भाई शोणित फैन से किसकी उत्पत्ति हो रही है, फ से फैन, फ से फुफ्फुस, बच्चे के। ठीक है, ये बच्चे का बता रहे हैं कि बच्चे की कौन कौन से ऑर्गन किस किस चीज से उत्पन्न हो रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे भाई शोणित किट से किसकी उत्पत्ति हो रही है, उंडूक की। फिर आइए आगे श्लोक नंबर 26 में,
अब देखो, असृजा श्लेषमाणश्च अपि या प्रसादो परमता, कि भाई रक्त और कफ के प्रसाद से, पहला नंबर, ठीक है, असृज, असृज बोलते हैं रक्त को, ठीक है, और श्लेषमाणश्च अपि या प्रसादा परोमता तम पच्यमानेन पित्तेन वायुश्च अनुधावति, कि भाई ये पित्त से पाक होते हुए इसके साथ साथ वायु भी चलती है। ततो अंतराणी जायन्ते गुद बस्ती देहिनाम, आंत्र गुद और बस्ती, याद रखना, त्रिदोष प्लस रक्त से उत्पन्न होते हैं। आंतर्गुद बस्ती किससे, त्रिदोष से, समझ गया, रक्त और कफ का जो मेन पार्ट है उसको भाई पाक कौन करता है, पित्त करता है, वायु भी उसके साथ दौड़ती है। तो हमें मोटा मोटा याद रखना है, त्रिदोष प्लस रक्त दिखा, हम मारेंगे आंसर किसका, भाई आंतर बस्ती और गुद। फिर आइए अगला, जीवा, ठीक है, उदरे पच्यमानम आदमानम रुकम सारवत, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। रुकम किसको बोलते हैं बेटा, सोने को, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। आपने वो सुनहरे को देखा ना, वो एक आग जैसी से करता रहता है, फूके मारता रहता है। आप सुनहरे की शॉप पे जाओ, जो छोटी छोटी दुकानें होती है जहां पे खुद कानून रखा था ना, वो फूक मारते रहते, कुछ करते हैं। बोल रुकम सारबत, वो सोने का सार पकड़ते हैं, वहां से इंप्यूरिटीज को उड़ाते हैं, ठीक है। तो देखो, बोला उदरे पच्चे मान, आदमान रुकम सारबत, आदमान रुकम सारबत को हाईलाइट कर लेना। कफ शोणित मासा नाम सारो जीवा, याद रखना, एम आर एफ की जीव है, किसकी जीव है, एम आर एफ, एम से मांस, आर से रक्त, एफ से कफ, ठीक है। जीव एमआरएफ की ना, तो चलती रहती, बोलते हटती ही नहीं बोलने, तो मतलब बंदे भी हटते नहीं बोलने से, ठीक है। तो उदर है पच्चे मान, ठीक है, उदर में ये पच्चे मान होता है, उदर में कफ मांस रक्त ये पाक करके जीवा का उत्पन्न करते हैं, ठीक है। याद रखना, एमआरएफ की जीवा है, उदर में पाक होता है लेकिन, ठीक है, उसका सार है जीवा, ठीक है। फिर आइए, स्रोतों का विदारण और पेशियों का बनना, कि स्रोत कैसे विदारण होते हैं। यथार्थ ऊष्मणा युक्तो वायु स्रोतांसी धार्यते, हाईलाइट कर लेना, वायु और ऊष्मा, ऊष्मा मतलब पित्त या अग्नि, ये क्या करते हैं, स्रोतों का धारण करते हैं। धारण मतलब उनको फाड़ते हैं स्रोतों को, ठीक है। फिर इसके बाद अनुप्रविश्य पिशितम, कि भाई जब ये मांस में घुस जाते हैं तो पेशियां बना देते हैं, अलग अलग फाइबर, अलग अलग होगा मांस का, ठीक है। जो मसल के फाइबर होते हैं, आपने देखे होंगे, जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनके मसल फाइबर दिखते हैं अलग अलग, वो पेशी है, ठीक है। तो बोला पेशी, जब ये पिशित में घुस जाते हैं, पिशित मतलब मांस में घुस जाते हैं, तो पेशीर भी बच जाते हैं, तो पेशियों में डिवाइड कर देते हैं उसको। क्लियर है आपको, वायु और ऊष्मा। तो यहां तक हमारे पास हमने यहाँ पे 6-7 चीजें देखी। भाई रक्त से उत्पत्ति हुई यकृत प्लीहा की, शोणित फैन से फुफ्फुस की, शोणित किट से उंडूक की, त्रिदोष प्लस रक्त से आंत्रगुद बस्ती की, भाई उदर के, भाई मांस रक्त एमआरएफ है ना, मांस रक्त और कफ, ठीक है, चलती जाती है जो जीवा है, याद रखना, ठीक है, उसका सार जो है वो क्या है, जीवा निकलती है। यथा रुकम, ये याद रखना, आदमानम रुकम सारवत, इसको याद, रुकम बोलते हैं स्वर्ण को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अगला पढ़ा कि भाई ऊष्मणा और वायु से भाई स्रोतों का विदारण होता है, अगर ये कहाँ पे पिच्छित में चला जाए तो ये पेशियां बना देता है। क्लियर है। फिर आइए आगे, 29 नंबर रेफरेंस में, मेधसा स्नेहम अदाय सिरा स्नायु त्वम आपुण्यात, गोला कर लेना, ठीक है। सिरा नाम तू मृदुपाका स्नायुच ततः खरा, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोले सिराएं जो हैं, सिराएं, ठीक है, मेदसा स्नेहम आदाय सिरा, कि सिरा जो है मेद का स्नेह लेकर स्नायुत्व को प्राप्त होती है, ठीक है। क्या करती हैं सिराएं, मेद का स्नेह लेती हैं और फिर स्नायु में प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन सिरा और स्नायु में क्या डिफरेंस है, सिरा मृदुपाक है और स्नायु खरपाक। ये सिरा नाम तो मृदुपाक है, स्नायु नाम से तत्खरा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिराएं मेद का क्या है, मेद के स्नेह का मृदुपाक, और इनका खरपाक क्या है, स्नायु। स्नायु थोड़े से हमें पता ही है, हार्ड होते हैं। फिर आइए आगे, मान लिगामेंट्स, ठीक है, हार्ड ही होते हैं ना, कंपेरेटिव। सिराएं कैसे होती है भाई, पुलपुली सी होती हैं, वो मृदु पाक है। स्नायु जो है वो हार्ड है, वो खर पाक है। फिर आइए आगे भाई,
एक कंडरा होती है एक चीज, उसको टेंडन बोला जाता है, ठीक है, स्नायु अलग चीज है। फिर आइए, आशयाभ्यास योगेन क्रोति आशय संभवा, कि बार बार अभ्यास करने से आशयों की उत्पत्ति होती है। बार बार पेट की फुलाई जा रहे तो स्टमक बन गया, बार बार आंतरियों को फुलाई जा रहे पक्वाशय बन गया, है ना, मेरी बात समझे। आशयों की उत्पत्ति कैसे होती है? अभ्यास से। इसको हाईलाइट कर लेना, आशय अभ्यास योगेन, ठीक है। आशय की उत्पत्ति किससे होती है दोस्तों? अभ्यास से। याद रखनी इन चीजों को, ठीक है। तो हमें यहां तक क्लियर हो गया। फिर आइए आगे, श्लोक नंबर 30, ठीक है। अब ये कुछ चीजें बता रखी हैं। रक्त मेद प्रसादात ब्रिको, ठीक है भाई। इसको कैसे याद रखेंगे? मेरे ब्रिक, मेद और रक्त से ब्रिक की उत्पत्ति होती है, मेरे ब्रिक, ठीक है। अब आता है वृषण। वृषण कहाँ होते हैं? याद रखना, वृषण लटके हैं कमर के नीचे, कमर, ठीक है। तो कमर से कौन कौन सा है ये देखो भाई, आपका कफ मांस, ठीक है, कमर में कफ मांस, र से रक्त, में से मेद, ठीक है, कमर में लटकते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। कमर में लटकते हैं, याद रखना, वृषण कमर में, ठीक है। क से कफ, म से मांस, र से रक्त, में से मेद, ठीक है। तो भाई मेरे वृक मतलब मेद और रक्त से उत्पन्न होता है वृक, और कमर कफ मांस रक्त और मेद से वृषण की उत्पत्ति होती है, इसके प्रसाद भाग से। फिर देखो हृदय किसका बड़ा अच्छा है? राका का। राके का हृदय बहुत अच्छा है, ठीक है। एक सर हैं हमारे जिनको हम राका सर बोलते थे, उनका दिल बड़ा अच्छा है, ठीक है, राका, ठीक है। र से रक्त, क से कफ, ठीक है। रक्त कफ से उत्पन्न होता है कौन सा? भाई आपका हृदय। फिर आगे आता है, यदा आश्रय ही, इस हृदय में आश्रित क्या क्या है? धमनिया प्राणवाह, की प्राणवाही धमनियां होती हैं। तस्य अधोबामता, अभी इसकी जगह बता रखी है हृदय के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय के अधा में, बाम भाग में, हमें प्लीहा तो पता है लेकिन इन्होंने फुफ्फुस भी लिख रखा है, फेफड़े भी लिख रखे हैं कि हृदय के बाम भाग के आधा में। प्लीहा तो हमें पता है, हृदय के बाम भाग में आधा में प्लीहा है, हमें वो पता है, ठीक है, एनाटॉमिकल। लेकिन उन्होंने फुफ्फुस भी यहाँ बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, बंदे कंफ्यूज होते हैं कि फुफ्फुस का स्थान कहाँ बता रखा है? हृदय के बाम भाग में, आधा में। फिर दूसरे पे दक्षिण, तो दक्षिण जगह पे क्या है? यकृत और क्लोम। दक्षिण जगह पे किसकी जगह बता रखी है? यकृत और क्लोम की। हृदय के दक्षिण आधा में, दक्षिण भाग में क्या है? यकृत क्लोम। तत् विशेषण चेतना स्थानम, हाईलाइट कर लेना इसको भी, ये विशेष करके चेतना स्थान है, हमें पता है तत्र चेतना स्थानम एकम हृदय है, ठीक है, तो इसको चेतना स्थान भी बोला गया। अतस तस्मिन तमसा आवृत्य सर्व प्राणी नाम स्वपंती, हाईलाइट कर लेना कि भाई जब ये हृदय तम से आवृत हो जाता है तो सारे लोग सो जाते हैं। ये रेफरेंस पूछा जाएगा कि डैश तमसा आवृते, ये स्वपंती, बोला ये कौन है? मन, भाई आत्मा, भाई कुछ कुछ उल्टे पुल्टे, बुद्धि, या फिर एंड में हृदय लिखा होगा, आंसर हृदय लगेगा। कि तम से आवृत होने पर सो जाता है आदमी। अब श्लोक को तो तोड़ लेते हैं ना, श्लोक को नहीं तोड़ते तो मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं, आप तोड़ना शुरू कर देंगे इनको, ठीक है। तो अतस तस्मिन तमसा आवृते, बोला कि भाई जब वो तमस से आवृत हो जाता है तो सर्व प्राणी न स्वपंती, तो बोले ये किसके लिए बोला गया? हृदय के लिए। ये ना तो मन के लिए बोला गया, ना बुद्धि के लिए बोला गया, ना आत्मा के लिए, ये हृदय के लिए रेफरेंस है। फिर हृदय के लिए और चीजें आती हैं लास्ट में, क्या चीजें हैं? पुंडरीकेण सदृशम हृदयम स्याद अधोमुखा, बोला कमल के फूल की तरह होता है, पुंडरीक सदृश होता है कौन? भाई हृदय, लेकिन होता कैसे मुख है? ये अधोमुख, ठीक है। फिर गोला कर लेना, जागृत विकसती, बोला जब जागृत होता है तो ये खिला खिला रहता है, और सप्तश्च निमील्यति, और जब सो जाता आदमी तो ये बंद हो जाता है। ये किसके लिए? हृदय के लिए। ये रेफरेंस याद रखना, पुंडरीक सदृश है लेकिन अधोमुख है, ये कौन है? ये हमारा हृदय है। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे हमारा ये जो ऑर्गन की उत्पत्ति है, ये आपको सारा का सारा मुझे लगता है कि भाई पल्ले पड़ गया होगा, ठीक है भाई। मैं वहां से फिर से शुरू करता हूँ, स्रोतस और पेशियों से। स्रोतों की उत्पत्ति वायु और ऊष्मा की वजह से विदारण से होती है, यही जब पिच्छित में चला जाता है तो पेशियां बन जाती हैं भाई। मेद
के स्नेह को लेकर सिराएं स्नायुत्व को प्राप्त होती हैं। मेद जो है वो भाई कैसा, सॉरी, सिरा जो है वो मेद का कैसा पाक है, मृदु पाक है मेद के स्नेह का, और खर पाक है स्नायु। फिर दूसरे उसके आगे आशय कैसे बनते हैं, अभ्यास करने से। फिर राक्के का हृदय, ठीक है, रक्त और कफ से हृदय की उत्पत्ति होती है, ठीक है भाई। उसके नंबर मेरे वृक, मेद और रक्त से वृक्क की उत्पत्ति होती है। कमर में भाई कफ मांस रक्त, और में से मेद से वृषणों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और हृदय जो है उसको चेतना का स्थान बता रखा है। हृदय के वाम भाग आधा में है भाई प्लीहा और फुफ्फुस, राइट साइड पे है यकृत और क्लोम। और भाई जब ये तम से आवृत हो जाता है तो सारे प्राणी सो जाते हैं। ये किसके लिए बोला गया, हृदय के लिए। पुंडरीक सदृश है लेकिन अधोमुख है, जागृत विकसित होता है, सो जाएंगे तो निमिलित हो जाता है, ठीक है। ये किसके लिए बोला गया, हृदय के लिए। रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस याद रखना। अब लिखो कुछ काश्यप की चीजें। काश्यप, शुक्र से गर्भ की अस्थियां, बोले शुक्र से गर्भ की अस्थियां निर्मित होती हैं। अस्थि से मांस, अस्थि के से मांस की उत्पत्ति। फिर अस्थि प्लस मांस से, अस्थि प्लस मांस दोनों से स्नायु, गर्भ के अंग अवयव तथा इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अस्थि और मांस से स्नायु, गर्भ के अंग अवयव तथा इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। फिर और लिखो, शोणित से, एक सेकंड पॉइंट बना लेना ये, शोणित से हृदय, मतलब रक्त से हृदय की उत्पत्ति बताई है। हृदय से यकृत, फिर यकृत के आगे एरो बना देना, यकृत से प्लीहा, और प्लीहा से फुफ्फुस। मतलब सीक्वेंस में पैदा होते हैं कि पहले रक्त होगा, रक्त से हृदय जाए, हृदय, हृदय के बाद यकृत, यकृत के बाद प्लीहा, प्लीहा के बाद फुफ्फुस, ऐसे उत्पत्ति होती है। अब लिखिए अष्टांग हृदय। बात और रक्त से त्वचा की उत्पत्ति। ठीक है, फिर हारित का लिखवा रहा हूं, बात रक्त से त्वचा की उत्पत्ति। दूसरे नंबर पे मांस त्वचा के आश्रय में रहता है, दूसरा पॉइंट। शुक्र श्लेष्मा से मेद, रक्त से रस और अस्थि उत्पत्ति। अरे क्या हो रहा है इनको? रक्त से रस और अस्थि की उत्पत्ति, और हृदय में पित्त आश्रित है। ये हारित के लिखवा रहा हूं, हृदय में पित्त आश्रित है। फिर और लिखो, यकृत से बात रक्त आमय, रक्त श्लेष्मा व रस का आश्रय, रक्त श्लेष्मा व रस का आश्रय उरु और जंगा। प्लीहा
कफ रक्त और श्लेष्मा में प्लीहा, कफ रक्त व श्लेष्मा में। फिर पेशी, कफ रक्त में, पेशी कफ रक्त में। फिर लिखो अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह, रक्त से वायु के मिलने पर कालियक ऑर्गन, कालियक की उत्पत्ति। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने बताया। फिर अब ये जो पिछला श्लोक था इस पे छोड़ा इन्होंने क्या कि भाई हृदय जब जो है भाई तम से आवृत हो जाता है तब निद्रा आ जाती है बंदों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे निद्रा का वर्णन आ गया आगे। ठीक है, श्लोक नंबर 32, निद्राम तु वैष्णवी पापमाम उपदिशंति। ठीक है, निद्रा जो है ये वैष्णवी है। वैष्णवी मतलब विष्णु की माया। ठीक है, वैष्णवी उसको बोलते हैं, विष्णु की माया स्वरूप जो है। और पापमा उपदिशंति, और ये पापमा भी है, इसे पापनी भी कहते हैं। सा स्वभावात एव सर्व प्राणिनो अभिस्पृश्यति, बोला स्वभाव से ही सारे प्राणियों को स्पर्श करती है वो। ठीक है, तत्र यदा संज्ञा बहानी स्रोतांसी, अगर बोला संज्ञा बाही स्रोतों को वो करती है। ठीक है, तमो भूयिष्ठा श्लेष्मा प्रतिपद्यते तदा तामसी नाम निद्रा। ठीक है, बोले अगर वो संज्ञा बाही स्रोतों को वे तम से अभिभूत करके श्लेष्मा से प्रतिपद्यत करके तामसी नामक निद्रा होती है। संभवंती अनवबोधनी, कि ये कौन सी है, कोमा वाली नींद है। ये अनवबोधनी, बंदा द्वारा से उठता नहीं है इससे। ठीक है, सा परले काले, हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले आपकी आती है, भाई इनको याद रखना है, वैष्णवी पहली नंबर, बीटीबी। ठीक है, बी से वैष्णवी जो सारे प्राणियों को पकड़ती है, जो विष्णु के माया स्वरूप है, पहली वाली निद्रा। दूसरे से टी से तामसी जो परलय काल में आती है, वो अनवबोधनीय, द्वारा से बंदा उठ नहीं पाता। ठीक है, तम और श्लेष्मा से युक्त होता है। ठीक है, तामसी। और तीसरी आती है आपका बेकारिक। ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो आइए जरा, सा प्रलय काले तमो भूइष्टाम अहसु निशासु च भवति, दिन रात बंदा सुते ही, मतलब कोमा में है बंदा। फिर आइए आगे, भाई रजो भूइष्ठा नाम निमित्तम, जो रज भूइष्ठ है। ठीक है, रजो भूइष्ठा नाम अनिमित्तम, कि भाई जो रज भूइष्ठ बनते होते हैं उनको भाई नींद कैसी होती है, ऐसे ही, मतलब नींद अभी मतलब विषम निद्रा। ठीक है, लेकिन सत्व भूइष्ठ को कैसे हुई, अर्धरात्रे। सत्व भूइष्ठ जो बंदा होगा उसको आधी रात को ही नींद आएगी। और आप जितने भी देखेंगे, जितने भी आप योगियों को देखेंगे, वो लोक लज्जा के लिए वो 7 बजे सो जाएंगे, 7 बजे की हमारा सोने जो मतलब जो अपने ध्यानस्थ मार्ग में ऊपर निकल गए हैं, वो रात को 12-12 1-1 बजे तक अपने ही उसमें। मैंने तो एक सानिध्य में मिला था मुझे एक बार, वो कथावाचक हैं लेकिन मुझे अब समझ आता है कि वो बहुत ऊपर निकल चुके हैं, तो उनके साथ रहने का मौका मिला मुझे। तो वो अ, लोग उसमें वो सो गए हैं, लेकिन मैं जब उठा रात को मतलब, तो वो राधा राधा वही जब उनका कॉन्टिन्यूटी में था, मतलब रात के 11 साढ़े 11 बजे की। हालांकि साढ़े 8:30 बजे उन्होंने सारी दुनिया से विदा कर लिया। वो लोग खुद का वो सेपरेट टाइम पकड़ते हैं, सत्वभूइष्ठ है। अर्धरात्रि से पहले नींद नहीं आती, 3 घंटे में उनकी नींद पूरी हो जाती है, वो योग निद्रा में जाते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी, पूरी पूरी बॉडी को, क्योंकि वो निर्स्वप्न अवस्था में जाते हैं, वो निद्रा की अवस्था में जाते हैं। तो ये है सतभुइष्टम अर्धरात्रि। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई रजभुइष्ट जो होते हैं आदमी, उनको भाई कब नींद आती है। तमभुइष्ट आदमी होते हैं वो क्या से होते हैं, वो दिन रात सोए रहते हैं। रजभुइष्ट जो होते हैं उनकी नींद अनियमित होती है, कोई पता नहीं है कहाँ पे पड़े हुए हैं। और सत्यभुइष्ट जो होते हैं वो आधी रात को सोते हैं। ठीक है, फिर आइए, फिर आती है लास्ट में बेकारिक निद्रा, क्षीण श्लेष्मा। भाई अब बेकारिक निद्रा है, मतलब जिसका कफ क्षीण हो गया, बात बढ़ गया। ठीक है, मना शरीर अभितापिनी च नैब सा बेकारिणी, उसको नींद ही नहीं आएगी, वो बेकारिक निद्रा है।
विकारी निद्रा क्या है? जिसमें नींद आ ही नहीं रही, अनवबोधनी। और जो परले काल में आएगी, परले काल क्या है? मतलब बंदा मरने वाला है, वो आपकी तामसी निद्रा है, अनवबोधनी है वो। ठीक है, तम और श्लेष्मा से बुष्ट होती है। और वैष्णवी भी जो है वो कैसी है बेटा? उसको क्या बोला गया? उसको भी पापमा बोला गया। ठीक है, इसको परले काल बोला गया, उसको पापमा। तो ये तीनों चीजों को कर लेना आप इकट्ठा। ठीक है, चरक ने 6 प्रकार की निद्राएं बताई हैं, ऊपर लिख लेना। चरक 6 प्रकार की निद्राएं बताई हैं, सुश्रुत ने 3 और भागवत ने 7। चरक की 6 कौन सी हैं? चरक ने सूत्र स्थान शायद 21-22 चैप्टर में बता रखी हैं। चरक की 6 लिख लो। पहली तमोभवा, और इसको इसको भी तमोभवा को उन्होंने पापमा बोला है। पहली लिख लेना तमोभवा, इसको ब्रैकेट में लिख लेना पापमा। पापमा सुश्रुत ने किसको बोला? भैषणवी को। ठीक है, तो पहली कौन सी है? चरक की तमोभवा, वो पापमा भी बोला है उसको। दूसरे नंबर पे श्लेष्म समुद्भवा। तीसरे पे मना शरीर श्रम संभवा। मना शरीर श्रम संभवा। फिर इसके बाद आगंतुकी, फिर व्याधि अनुवर्तनी, और एक रात्रि स्वभावज। व्याधि अनुवर्तनी और छेमी रात्रि स्वभावज, इसको भूतदात्री भी बोलते हैं। इसका पर्याय है भूतदात्री। जिस तरीके से भाई सुश्रुत ने वैष्णवी को पापमा नाम दिया है, सारे प्राणियों को स्पर्श करती है। ठीक है, वो नॉर्मल नींद है। ठीक है भाई, दूसरे नंबर पे आती है तामसी। तामसी कौन सी वाली निद्रा है बेटा? अनवबोधनी, वो श्लेषम और तम की वजह से होती है। ठीक है, परले काल में आती है, सा परले काल, परले काल इसका हाईलाइट कर लेना भाई। तीसरे नंबर पे आती है बेकारिक। किसका? जिसका क्षीण हो गया श्लेष्मा, बात जिसका बढ़ गया, उसको नींद आएगी ही नहीं, वो बेकारिक निद्रा है। ठीक है, वो बेकारिक निद्रा है। और भाई जो तम भूइष्ठ है वो दिन रात सोया रहेगा, रजो भूइष्ठ जो उसकी नींद अनियमित होगी, मतलब कोई पता नहीं कौन सा समय पे आएगी। और तीसरे नंबर पे सत्य भूइष्ठ अर्धरात्रि को सोएगा। क्लियर है? फिर आइए श्लोक नंबर 33-34। ठीक है, हृदय चेतना स्थान मुक्तम सुश्रुत, हाईलाइट कर लेना। हृदय चेतना का स्थान है तमाभिभूते, कि जब वो तम से अभिभूत होता है तो बंदे को निद्रा बिष्टि देही नाम। ठीक है, निद्रा हेतु तमा, निद्रा का हेतु क्या है? तम। और सत्व, सत्वम बोधने हेतु उच्यते, और बोधन का हेतु क्या है? सत्व। ठीक है, स्वभाव एव वा हेतुर गृहान परिकीर्त्यते, इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई स्वभाव ही इसका गृहान हेतु क्या है? नींद का स्वभाव। ठीक है, बोला कि अवबोधन का या अवबोधन का हेतु कौन सा मानसिक गुण है? सत्व। भाई सोने का कौन सा है? तम। ठीक है, ये हमें कहानी पता है। ठीक है, तो स्वप्न दर्शन कब होते हैं? जब रज के साथ जुड़ जाता है मन। ठीक है, जैसे जैसे रज की तरफ प्रवृत्ति होती है, आपको स्वप्न आना शुरू होते हैं। ये मैंने फील किया है। ठीक है, मुझे स्वप्न वैसे आते नहीं थे पहले, लेकिन अब मुझे आना शुरू हो गए हैं, जिस तरीके से मेरा इंटेलिजेंस चल रहा है सोशल लाइफ में। ठीक है, उसको फिर से मैं कम करना पड़ेगा। तो वो रज से जैसे ही युक्त होते हैं आप, तो आपके मन पे ये काम करना शुरू कर देते हैं, नींद अच्छी नहीं आती है उससे। ठीक है, डीप साउंड स्लीप जो है वो सबसे अच्छी चीज होती है। तो 35 नंबर रेफरेंस, पूर्व देह अनुभूतांस्तु भूतात्मा, पहले देह के की अनुभूत उससे। ठीक है, सप्ताम प्रभु की, भाई पूर्व देह वाले वो कर्म होते हैं। रजो युक्तेन मनसाम, कि भाई रज से युक्त जब हो जाएगा तो वो भी अच्छे बुरे सारे उनको अर्थों को ग्रहण करने लगेगा। इस तरीके से भाई भाई हमारा रज से युक्त हो जाएगा मन, तो स्वप्न आएंगे। क्लियर है? मन की 4 अवस्थाएं होती हैं, लिख लो। मन की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, स्वप्न मतलब सोना। ठीक है, सॉरी, स्वप्न मतलब सपने। ठीक है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, नींद जो है डीप स्लीप, और तुरीय अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था जो है योगियों की होती है। ठीक है, तो इसके आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास में कल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं शरीर स्थान को और आराम से लेके जाऊंगा आगे को। इसको तो मोस्ट लाइकली
ये नेक्स्ट वीक शुक्रवार तक ही खत्म करूंगा इसको, ठीक है, मतलब थर्सडे या फ्राइडे तक ही खत्म करूंगा, क्योंकि इसका एक भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।